को ऊपर उठाने की है। आज तक आपने देखा होगा कि एक सुई बनाने वाला, एक साबुन बनाने वाला, एक धागा बनाने वाला देश के किसी भी कोने के अंदर जाकर बेच सकता है। उसको इस बात की स्वतंत्रता है कि वो किसी भी स्थान पर जाकर बेच सकता है। लेकिन मेरे देश का अन्नदाता, मेरे देश का किसान, धरती पुत्र रात दिन मेहनत करता है, तपस्या करता है, और उसको इस बात का राइट नहीं था, इस बात का अधिकार नहीं था कि वो मंडी परिधि से बाहर किसी को भी बढ़ी हुई दरों के ऊपर बेच सके। और मैं भी जब छोटा था उस समय मेरे चाचा जी के साथ में मैं भी मंडी में जाता था। अभी भी मेरा जाना होता मंडी के अंदर। आप सब भी कभी भी गए होंगे तो उस समय भी मंडी के अंदर जो आड़तीय होते हैं वो एक फिक्स उनकी जो रेट होती है उसके आधार पर वो बोली प्रारंभ करते हैं, और बोली करने के बाद उसके अंदर जो बोली लगाते हैं उसमें मैं हो या कोई भी हो, एक पैसा भी बढ़ता है तो किसान के चेहरे पर एक खुशी आती है कि मेरा एक पैसा बढ़ा। तो इस दृष्टि से जब उसको सही रेट नहीं मिलती तो वो रात का इंतजार करता, शाम को शाम होती, उसके बाद दूसरे दिन भी कई बार इंतजार करता, और उसके बाद में अगर उसको सही मूल्य नहीं मिले, उचित मूल्य अगर नहीं मिलता है तो किसान औने पौने भाव के अंदर बेच के उसको किसान को जाना पड़ता था। क्योंकि उसकी पीछे कारण ये था कि उसको पता है कि अगर मैं घर जाऊंगा तो मुझे वापस अपने खेत में ले जाना, घर लेके जाना फसल को, और उसका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, समय का वेस्ट होना, और ये सारे होने के बाद किसान को वापस अपनी उसी मंडी के अंदर उन्हीं आड़तियों के बीच में लाकर अपने अनाज को देना पड़ता था। और उसमें भी टैक्स की वसूली होती थी, और टैक्स के साथ, और जहां पंजाब की अगर मैं बात करूं, पूरे देश की अगर बात करें तो कुछ राज्यों के अंदर 5% टैक्स है, कहीं 4% टैक्स है, तो वहां पर पंजाब के अंदर 8.5% टैक्स। देश का सबसे अधिक टैक्स अगर कोई राज्य चुकाता है तो किसान चुकाता है किसी राज्य में तो पंजाब के अंदर चुकाता है, और पंजाब के अंदर 8.5% टैक्स वो किसान को सीधा उसको आज चुकाना पड़ता था। तो अब इस कानून के अंदर इस बात की आजादी मिली है किसान को, और इस बात की छूट भी मिली है कि किसान अब मंडी परिधि से बाहर, वो चाहे अपना कोल्ड स्टोरेज हो, चाहे वेयर हाउस हो, चाहे वो उसका खेत हो या किसान का मकान हो, किसी भी स्थान से वो अगर अपने उत्पादन को अगर वो बेचता है तो उसको बेचने की आजादी है, और किसी प्रकार का उसको टैक्स नहीं चुकाना पड़ेगा। इस तरह से किसान को इस बात की छूट दी गई इस कानून के अंदर कि वो पहली बार देश के अंदर किसान को आजादी मिली है। जहां भारत 1947 के अंदर आजाद हुआ, लेकिन देश का किसान माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो सरकार है, दूसरा जो हमारा कार्यकाल है जिसके अंदर 2020 के अंदर किसान को आजादी मिली है। किसान को इतने साल तक इंतजार क्यों करना पड़ा? एक व्यापारी किसी भी दूसरे को बेच सकता है। मुझे एक चीज पूछनी है, मैं ये कहना चाहूंगा कि किसान के पास में जो उत्पादन होता है वो किसान अपने उत्पादन को किसी भी स्थान पर वो ले जाकर किसान की मंडी के अंदर जब वो बेच देता है, मंडी के अंदर बेचने के बाद में वो किसान का उत्पादन कहाँ जाता है, उसको कौन ले जाता है? किसान का उत्पादन मंडी में जाने के बाद में वो या तो किसी व्यापारी को बेच सकता है, वो किसी पास के व्यापारी को बेच सकता है, या उसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर बेच सकता है, उसको छूट है। वही व्यापारी किसी दूसरे राज्य के अंदर बेच सकता है, उसको उस बात की छूट थी। और वही मंडी का व्यापारी विदेश के अंदर एक्सपोर्ट भी कर सकता है, उस बात की छूट थी। लेकिन किसान को क्यों छूट नहीं थी? किसान का उत्पादन, उसके खेत के अंदर उत्पादन होने वाला उत्पादन दूसरे किसान के खेत से निकलने के बाद किसी भी प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर जा सकता है, कहीं पर भी बेच सकते हैं, किसी भी मिल वाले को बेच सकते हैं, लेकिन किसान नहीं बेच सकता। उसके खेत के जस्ट पास में कोई अगर उदाहरण के तौर पर राइस मिल लगी हुई है, लेकिन उस राइस की मिल के अंदर अधिक रेट मिलती है तो भी वो वहां नहीं बेच सकता, उसको मंडी के अंदर टैक्स चुकाकर बेचना पड़ता था। तो इस तरह से किसान के लिए ये एक कानून जिसके अंदर अब वो किसी भी स्थान पर, किसी भी कीमत के ऊपर, किसी भी व्यक्ति को वो बेच सकेगा। जिसके पास में पैन कार्ड होगा, पैन कार्ड धारक होगा, उसको ये बेच सकेगा। और उसके अंदर जो उसको 3 दिन का अधिकतम समय दिया गया है, 3 दिन के अंदर उसकी पेमेंट की गारंटी के तौर पर कि उसको 3 दिन के अंदर उसको पेमेंट चुकाना होगा। जो भी व्यापारी होगा उसको पेमेंट 3 दिन के अंदर कानून में प्रावधान किया गया है
ये पहली बार हुआ है कि 3 दिन के अंदर किसी को अगर कानूनी जामा पहनाया गया हो, तो इस बिल के अंदर कहा गया कि 3 दिन के अंदर किसान को भुगतान करना होगा। वो भी जरूरी नहीं है। किसान को अगर उस व्यापारी के ऊपर भरोसा है तो वो उसके ऊपर शर्त के ऊपर वो टोकन ले सकता है, टोकन उसको दिया जाएगा। अगर उसको किसान को कोई भरोसा नहीं है तो जरूरी नहीं है कैश पेमेंट देकर वो अपना उत्पादन बेचे। लेकिन अगर कभी कोई बैंक की छुट्टी है या सैटरडे है, संडे है, ऐसी परिस्थितियां होती है तो उसमें अधिकतम किसान और व्यापारी के बीच में अगर कोई ऐसी स्थिति बनती है तो उसके अंदर वो 3 दिन का समय किसान उसको दे सकता है। तो इस तरह से इस कानून के अंदर किसान को टैक्स से मुक्ति मिली है और मंडी परिधि के अंदर वो आराम से मंडी परिधि के बाहर बेच सकता है और मंडी परिधि के अंदर भी बेच सकता है। किसान को इस बात की कोई अब ये चिंता नहीं रहेगी। वो मंडी परिधि के अंदर अगर उसको अच्छी रेट मिले तो मंडी परिधि के अंदर बेचे, मंडी परिधि के बाहर बेचना चाहे तो वो बाहर भी बेच सकता है। इस तरह से इस कानून के अंदर ये प्रावधान किए गए हैं और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि आने वाले समय में किसान को इस कानून से इस बात की स्वतंत्रता मिली है कि वो कहीं पर भी बेचे, किसी भी स्थान पर बेच सकता है। उससे किसान को टैक्स में भी छूट मिलेगी, समय की बचत होगी और ट्रांसपोर्टेशन का भी खर्चा बचेगा। अभी मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे भी कह सकता हूं। अभी 1-2 दिन पहले मेरे पास एक किसान आया और उस किसान ने कहा कि मैं खीरे की पॉली हाउस है और वहां पर मैं पॉली हाउस के अंदर खीरे की खेती करता हूं और पहले मैं मंडी में बेचने जाता था, लेकिन आज मेरे आसपास के जो व्यापारी है बाहर से दूसरे डिस्ट्रिक्ट से आकर मेरे घर बैठे ले जा सकते हैं। तो इस तरह से किसान का ट्रांसपोर्टेशन खर्चा भी और ले जाते भी हैं और उसने एडवांस में ऑर्डर कर रखे हैं। तो इस तरह से किसानों को इस बात की एक तो ये छूट मिली। और दूसरा जो हमारा एक कानून है जिसमें मूल्य आश्वासन एवं कृषि सेवा पर करार, जो इसके अंदर भी किसान को इस बात के लिए ये निश्चित रूप से ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लोकल भाषा के अंदर हम कहते हैं, इस कानून के अंदर अब किसान को अपने उत्पादन को बोने से पहले अपनी फसल की कीमत का आश्वासन मिल जाएगा कि मेरी फसल किस रेट के अंदर बिकेगी। क्योंकि फसल जब बोई जाती है उस समय हम देखते हैं कई बार कि जब हम फसल को बोते हैं उस समय कोई रेट होती है, जैसे आलू हो गया, प्याज हो गया, टमाटर हो गया, कुछ भी अगर फल है, सब्जी है, तो उसकी हम देखते हैं कि जब फसल बोई जाती है उस समय रेट कम होती है और बोते हैं उस समय अधिक होती है, लेकिन जब फसल कटती है उस समय रेट कम हो जाती है। कई बार हम देखते हैं कि प्याज है उसको या आलू को, टमाटर को जो किसान जब फसल कटती है उस समय औने पौने भाव के अंदर 1-2 रुपए किलो के अंदर बेच के जाना पड़ता है। तो उसके लिए किसान को ये विश्वास नहीं होता कि मेरी फसल कटने के बाद में क्या मुझे रेट मिलेगी। इसलिए इस कानून के अंदर ये जो कहा है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो है कानून मूल्य आश्वासन, इसके अंदर किसान को पहले से ही ये ज्ञात हो जाएगा कि मेरी फसल जिस समय कटेगी उस समय मुझे ये रेट मुझे मिलेगी। तो इस दृष्टि से ये कानून के अंदर कीमत का एक आश्वासन मिलेगा। और इस कानून के अंदर जो प्रावधान किया गया है कि इस कानून के अंदर एक 100 रुपए के एग्रीमेंट के ऊपर ये सारा होगा, स्टाम्प के ऊपर लिखा, दोनों तरफ लिखा जाएगा, व्यापारी और किसान के बीच में एग्रीमेंट होगा। और इसमें मैं आपको ये भी कहना चाहूंगा कि ये जो कानून पहले भी कुछ राज्यों के अंदर बने हुए हैं, ये नहीं है कि ये पहली बार कानून बना है, ये पूरे देश का एक कानून बना है जिसमें एक रूपता हो। क्योंकि कुछ राज्यों के अंदर जहां कानून बना है तो वहां पर हम देखते हैं कि किसान को जो कानून के अंदर कुछ राज्यों के अंदर है तो कुछ राज्यों में नहीं है, जिसकी वजह से किसान के सामने समस्या आती थी। लेकिन अब ये पूरे देश का एक कानून बना है, एक रूपता से जो ये कानून बना है, इस कानून के अंदर मैं आपको ये कह सकता हूं कि अब किसान को एक इस बात की गारंटी हो जाएगी कि मेरे फसल के उत्पादन के बाद मुझे सही रेट भी मिलेगी। और इसके लिए कानून में ये प्रावधान किया है, जैसे एक फसल है, अगर मैं एक उदाहरण के तौर पर कहना चाहूंगा कि अगर अपने वहां पर किन्नू की खेती होती है उदाहरण के तौर पर, और किन्नू की खेती के अंदर जब किसान और व्यापारी के बीच में एग्रीमेंट होगा तो उस एग्रीमेंट के अंदर
अगर किन्नू की रेट जब दोनों व्यापारी और किसान के बीच में एग्रीमेंट हुआ 10 रुपए के किलो के अंदर उन्होंने तय किया, और 10 रुपए तय करने के बाद 10 रुपए तय करने के बाद अगर उसकी रेट घटकर 5 रुपए आ जाती है या 6 रुपए हो जाती है, तो ऐसी स्थिति के अंदर व्यापारी जिसने एग्रीमेंट किया है 10 रुपए के अंदर, उसको 10 रुपए के अंदर खरीदना ही होगा, और अगर नहीं खरीदेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और वहीं पर अगर रेट बढ़कर 15 रुपए हो जाती है या 20 रुपए किलो हो जाती है मार्केट के अंदर, तो ऐसे समय के अंदर किसान को इस बात की स्वतंत्रता है कि किसान पहले अपना जिसके साथ उसने एग्रीमेंट किया उसके साथ में एक बार चर्चा कर ले कि मेरे को मार्केट में रेट अधिक मिल रही है, मेरी रेट जो 15 रुपए है, अगर तुम 15 रुपए देते हो तो पहले तुम्हारा नाम नंबर आएगा, और अगर उसको वो रेट देने से मना करता है तो किसान स्वतंत्र है। किसान किसी भी देश के अंदर देश के किसी भी व्यापारी को वो बढ़ी हुई दर के ऊपर जो मार्केट की रेट है वहां पर वो बेच सकता है, उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। व्यापारी अगर अपने एग्रीमेंट से मना कर देगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, लेकिन किसान अपने एग्रीमेंट को किसी समय छोड़कर दूसरे व्यापारी को दे सकता है, उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। और इसमें जो जुडिशियल पावर का भी प्रावधान जो किया गया है, वो जुडिशियल पावर का प्रावधान भी एसडीएम जो किसान का खेत है उसको एसडीएम कार्यालय को माना गया है, और उस खेत के अंदर जो जहां पर उसका खेत है उसी जगह का एसडीएम कार्यालय होगा, वहां पर उसको जुडिशियल 30 दिन के अंदर एसडीएम को अपनी उसकी जो अगर कोई एग्रीमेंट से व्यापारी मना करता है तो किसान एसडीएम के पास जाएगा और वहां पर अपनी बात रखेगा, तो वहां पर एसडीएम को 30 दिन के अंदर फैसला सुनाने का इस कानून में प्रावधान किया है। और 30 दिन के अंदर फैसले से पहले एसडीएम एक बोर्ड का गठन करेगा, और वो बोर्ड जो होगा वो 2 व्यक्ति होंगे व्यापारी के और 2 होंगे किसान के मेंबर होंगे, जिसको अपन लोकल भाषा में ये कह सकते हैं कि पंच। उनका एक बोर्ड गठन होगा और उनको कहेंगे कि तुम 5 दिन के अंदर या 10 दिन के अंदर आपस में बातचीत करके एग्रीमेंट के ऊपर जो बात है इनकी दोनों के बीच में सुलह करवा लो, और उनके बीच में अगर सुलह हो जाती है तो ठीक है, और अगर सुलह नहीं होती है तो ऐसी स्थिति के अंदर एसडीएम के पास में वो जब मुकदमा दायर होगा तो एसडीएम 30 दिन के अंदर फैसला सुनाएगा, और उसकी अपील जो होगी आगे कलेक्टर के पास में जाएगी, और कलेक्टर के पास में भी 30 दिन का प्रावधान रखा गया है। तो इस तरह से किसान को इस बात की गारंटी हो जाएगी कि 30 दिन के अंदर उसका फैसला सुनाया जाएगा, और उसमें भी जो व्यापारी है अगर उसकी गलती है तो उसको जितना उसका उत्पादन है, अगर उसका उत्पादन मान लो 5 करोड़ का उत्पादन 5 लाख का उत्पादन है तो उसका 150% तक पेनल्टी लग सकती है। 150% यानी कि 12.5 लाख रुपए उसके ऊपर पेनल्टी लग सकती है, और उसके बाद में भी वो अगर आनाकानी करे तो उसके ऊपर प्रतिदिन 5,000 रुपए की पेनल्टी के हिसाब से और पेनल्टी लगाई जा सकती है, और 5 लाख रुपए की पेनल्टी एक साथ भी लगाई जा सकती है। तो कुल मिलाकर किसान व्यापारी के खिलाफ ये प्रावधान किया कि व्यापारी अगर किसी भी एग्रीमेंट से मना करेगा तो उसके ऊपर इतने प्रतिबंध लगाए गए। वही किसान अगर अपने उत्पादन को अगर अपने एग्रीमेंट से मना करता है तो उसको इस बात की छूट रहेगी कि वो अपने उत्पादन को कहीं पर भी बेचे। और इसके अतिरिक्त अगर कोई व्यापारी जिसने एग्रीमेंट किया है और एग्रीमेंट करने के बाद उसके 5 साल का एग्रीमेंट है या 6 साल का एग्रीमेंट है, 5 साल के एग्रीमेंट के बाद में अगर उसके व्यापारी ने अपने वहां पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है, अगर कोई मकान बनाया है या उसने कोई कोल्ड स्टोरेज बनाया है, कोई वेयर हाउस बनाया है या किसी के रहने के लिए रूम बनाया है, तो वो भी इसके अंदर ये प्रावधान किया गया है कि वो या तो उसको तोड़ के लेके जाए जो भी बिल्डिंग है या उसने बनाया है, या उसको छोड़ के जाए। किसान के ऊपर ये लाइबिलिटी नहीं है कि वो उसको 10% दे, 20%, 50% देने का कोई प्रावधान नहीं रहेगा। इसमें किसान जो व्यापारी है वो उसको वहीं पर छोड़ के जाएगा, वो संपत्ति किसान की हो जाएगी। इस प्रावधान के अंदर ये किया गया है। वहीं पर एक चीज ये कहने को आई है, विपक्ष के लोग हैं जो इस बात को कहते हैं
कि अंबानी आ जाएगा, अडानी आ जाएंगे, बड़े बड़े कॉरपोरेट जगत के लोग आएंगे, किसान की जमीन को हथिया लेंगे। मैं आपको इसमें क्लियर कर देना चाहूंगा कि इसके अंदर जो भी एग्रीमेंट होगा वो एग्रीमेंट सिर्फ और सिर्फ फसल का होगा। जमीन से संबंधित कोई भी शब्द उस एग्रीमेंट के अंदर नहीं लिखा जाएगा और जमीन से संबंधित कोई वसूली भी नहीं कर पाएंगे। ये जो हमारा बटाई के ऊपर हम जिस तरह से प्रावधान किया हुआ है कि हम किसी के किसान का खेत लेकर और उसके ऊपर फसल बोते हैं, वो इस कानून में नहीं है। इसमें किसान के पास ही खेत रहेगा, किसान ही बुआई करेगा और सिर्फ जो फसल होगी उसको फसल कटने के बाद में व्यापारी को देना है। इतना ही इस कानून के अंदर है। और इस कानून के अंदर जो कॉरपोरेट जगत के चाहे कोई भी व्यापारी आएगा तो किसान को उसके जुडिशियल क्षेत्र में जाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। इस कानून में अगर किसी का जुडिशियल से कोई कंपनी अगर बाहर से आती है, बॉम्बे से आती है या कलकत्ता से आएगी, तो उनका जुडिशियल क्षेत्र हो सकता है वो, लेकिन इस फसल से संबंधित उसका जुडिशियल क्षेत्र होगा, वो क्षेत्र वो किसान का खेत है, वही माना जाएगा। कितना भी बड़ा अगर कॉरपोरेट जगत का व्यक्ति होगा तो उसको किसान के वहां पर आना होगा, न कि किसान को उसके वहां पर जाना होगा। तो इस तरह से किसान को पूर्ण रूप से इस कानूनों के अंदर स्वतंत्रता दिलाई है फसल बेचने की। और इसके अतिरिक्त इसके अंदर उसको किसान को कानून में इसमें विशेष तरह से इसमें किसान को सिक्योर किया गया है। और तीसरा जो आवश्यक वस्तु अधिनियम का कानून है, तो आज मैं इसमें भी कहना चाहूंगा कि देश के अंदर जो आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंदर कानून को एक भ्रांति फैलाई जा रही है कि कानून को खत्म कर दिया। सबसे पहले तो मैं कहूँ कि कानून खत्म नहीं किया, इसके अंदर जो वस्तुएं थी उसको बाहर निकाला है, क्योंकि ऐसी वस्तुएं जो उत्पादन था जिनके ऊपर आज प्रतिबंध था, तो उसकी वजह से उस समय आवश्यकता थी। जब ये कानून 1955 के अंदर जब बना था तो उस समय उन वस्तुओं को डाला। उस समय हमारे देश के अंदर जो उत्पादन था वो उत्पादन कम होता था, हम इंपोर्ट किया करते थे, खाद्यान्न सामग्री हमें दूसरे देशों से लानी पड़ती थी। और आज वर्तमान में ये स्थिति है कि हमारे पास में अनाज सरप्लस है, हमारे पास में रखने के लिए स्थान नहीं है। तो इसलिए आज इस कानून के अंदर इन वस्तुओं को रखने की मैं सोचता हूं आवश्यकता नहीं थी। लेकिन इसमें यह भी किया है कि अगर भविष्य में आवश्यकता हुई, कभी ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है कि युद्ध की स्थिति बन जाती है या कभी बाढ़ जैसी स्थिति के अंदर पूरी फसल चौपट हो जाती है, तो ऐसी स्थिति के अंदर हम इस आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत उस क्रॉप को वापस डाल सकते हैं और वो उस आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंदर आ जाएगा। तो इस तरह से मैंने ये कहना है कि अब इस कानून के अंदर इन वस्तुओं को रखने की आवश्यकता नहीं थी। इन सारे विषयों को लेकर देश के अंदर जिस तरह से विपक्ष के लोग भड़काने की कोशिश कर रहे हैं और ये कहा जाता है कि एमएसपी खत्म हो जाएगी। एमएसपी के अंदर में हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पूर्ण रूप से पूरे देश को कह दिया कि हमारी जो एमएसपी के ऊपर जो खरीद है वो निरंतर जारी रहेगी। और पंजाब के अंदर भी मैं अगर कहूं तो आज पंजाब के अंदर भी खरीद की जो स्थिति है और जो जिस तरह से स्थिति है, तो वो भी पूरे देश के अंदर भी मैं अगर कहूं तो 2000 जब यूपीए की सरकार थी 2009 से 14 के बीच में, उस समय जो टोटल खरीद होती थी, अगर गेहूं की बात करें तो वो टोटल मैट्रिक टन होता था, वो लगभग उनके समय में 1300 मैट्रिक टन के आसपास होता था। आज 1500 मैट्रिक टन के आसपास हम सरकार में खरीद होती है। और वहीं जो खरीद का अगर बात करें वहां पर करोड़ों के अंदर, तो 1,68,000 करोड़ रुपए की उस समय यूपीए की सरकार में खरीद होती थी। तो वहीं आज गेहूं की 2 करोड़ और 40 लाख करोड़ रुपए के हिसाब से ये खरीद, जिस तरह से यहाँ पर इतना पैसे इतनी खरीद होती है। इसी तरह अलग अलग के अंदर जहां अगर धान की बात करें तो धान के अंदर उस समय यूपीए के समय में लगभग 1,700 मैट्रिक टन 1,768 मैट्रिक टन होती थी। वहीं पर अब जो हो रही है वो ये मैं लाख में कह रहा हूं 2,730 लाख मैट्रिक टन की उस समय खरीद होती थी। और अब जो मैट्रिक टन होती है और अभी
लाख मैट्रिक टन होती है। और वहीं अगर मैं बात करूं, इसके अंदर यूपीए के समय के अंदर 2,06,000 करोड़ रुपए की खरीद होती थी, और अभी उसकी जस्ट डबल, मैं कह सकता हूं डबल से भी अधिक है, 4,14,000 करोड़ रुपए की खरीद होती है। और मैं आपको इसमें यह भी कहूंगा कि उस समय जो सेंटर थे, वो सेंटर जो खरीद के केंद्र भी थे, तो वो भी अब जस्ट डबल हो गए। उनके समय में के जो खरीद केंद्र थे वो 1700 और 90 सेंटर थे, जो अभी बढ़ाकर उनको कर दिया 4,035 जगह पर खरीद केंद्र भी स्थापित किए। और इसके साथ ही जो उस समय की मंडियों की संख्या थी वो मैंने बताई है। मंडियों की उस समय संख्या इतनी थी और अभी मंडियों की संख्या 4,035 हुई है। और पिछले वर्ष की तुलना में भी अगर हम बात करें तो उस समय 10 लाख 46 मैट्रिक टन का हमारा जो धान की खरीद होती थी, और इस वर्ष जो खरीद की गई है वो भी 29.88 लाख टन की खरीद की गई है। तो मैं ये बताऊं कि आज देश के अंदर जो अगर जैसा कि यहाँ पर ये भी खरीद के अंदर भी आज हमारे देश के अंदर यूपी की सरकार से हमने जो खरीद की है वो भी अधिक की है। और कुल मिलाकर मेरा यह कहना है कि आज ये जो आने वाले समय के अंदर किसान को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो एफपीओ के निर्माण होगा, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का गठन होगा, किसान समूह बनेंगे, तो आज इस कानून के अंदर अगर किसान को अगर स्टॉक नहीं कर पाएगा, ये तीनों कानून एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं। इन तीनों कानूनों का एक दूसरे के साथ में इस तरह से जुड़े हुए हैं कि अगर एफपीओ का हम निर्माण करना चाहते हैं, किसान को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, हमारी जो योजना है उन योजनाओं को किसान तक पहुंचाना है, तो किसान को अपनी इसके अंदर आजादी देना जरूरी था। और इसीलिए आज अगर एफपीओ के अंदर आज के कानून के अनुसार अगर कोई किसान का समूह होगा, वो अपनी अगर राइस की मिल लगाना चाहता है, तो पहले तो अपने राइस को मंडी के अंदर ले जाकर बेचे, फिर उसके बाद में जो एफपीओ में राइस की मिल बनी है वहां पर वो अपने मंडी का टैक्स चुकाकर फिर वहां पर लेके आए, फिर प्रोसेसिंग करे और फिर बेचे। तो किसान को हम कब तक बांध के रखेंगे? तो इसलिए इन तीनों कानूनों के अंदर जो प्रावधान किया गया है, ये 10,000 एफपीओ और जो आत्मनिर्भर भारत का पैकेज की घोषणा की है, जिसके अंदर आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंदर जो योजना है उसके अंदर भी 3 करोड़ रुपए तक का अगर कोई प्रोसेसिंग यूनिट भी लगाता है किसान, तो उसके लिए भी 3% कम ब्याज की छूट है, 3% ब्याज की छूट रखी गई है। और बिना मॉर्गेज के पैसा दिया जाएगा, कोई किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने की, किसान को गिरवी रखने के कागज की जरूरत नहीं होगी। तो इस तरह से 3 करोड़ रुपए की किसान इंडिविजुअल प्रोसेसिंग यूनिट लगा सकता है। अपने एफपीओ के माध्यम से वो किसान समूह बनाकर अपनी प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर और अपनी खुद की प्रोजेक्ट बनाकर और एक्सपोर्ट करेगा, तब किसान की इनकम बढ़ेगी। तो इसलिए जब ये 60 साल तक जो हुआ, और इसमें भी अब जिस तरह से ये चाहे विरोध करने वाले यूपीए की जो सरकार है, यूपीए के लोग हैं जो जिनकी पहले सरकार रही है, उन लोगों ने भी अपने चुनावी घोषणा पत्र के अंदर ये कहा था कि हम सरकार में आए तो ये कानून को लाएंगे तीनों को, लेकिन उन्होंने इस कानून के अंदर उसको थूक के चाटने वाली बात अगर कहूं मैं, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि उन्होंने इसी बात की कही थी कि हम कानून में आएंगे तो लेकर इस कानून को आएंगे, लेकिन उन्होंने आज जिस तरह से वो विरोध कर रहे हैं, और जो हमने वादे किए वो हमने पूरे किए। हमारे घोषणा पत्र के अंदर था कि अगर हम सरकार में आए तो हम कानून ये लाएंगे और किसान के हित में कानून बनाएंगे, और उस कानूनों को बनाया। और हमने जब कानून के अंदर हमने कहा था, हमने घोषणा पत्र में कहा था कि अगर हम सत्ता में आए तो हम आने पर धारा 370 हटाएंगे, तो धारा 370 हटाई। हमने कहा था कि हम सीए का कानून को लाएंगे, तो हमने सीए का कानून को लाया। हमने अपने घोषणा पत्र के अंदर कहा था 3 तलाक को लाएंगे हटाएंगे, तो 3 तलाक को हटाया। और अगर हमने कहा था कि भगवान श्री राम का मंदिर बनाएंगे, चुनावी घोषणा पत्र में था, तो उसको काम को हमने किया। और आज कांग्रेस का काम एक ही रह गया है पूरे देश के अंदर, विपक्ष का, कि कोई भी अगर ऐसा देश के हित का निर्णय हो तो उसका विरोध करना, चाहे वो सीए का कानून हो, चाहे धारा 370 हो, चाहे 3 तलाक हो, चाहे भगवान श्री राम का मंदिर का हो, चाहे हमारे इन तीनों कानून जो किसान के आत्मनिर्भर बनाने वाले हैं, इनका विरोध करना इनकी आदत में आ चुका है। लेकिन देश का किसान आज समझ चुका है, पूरे देश के अंदर किसान है वो प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के
नेतृत्व के अंदर जो काम हो रहे हैं, प्रधानमंत्री जी कभी किसान के ऐसा निर्णय नहीं ले सकते कि किसान का हित का नहीं हो, क्योंकि आपने देखा होगा कि आज किसान के लिए सम्मान निधि पहली बार योजना प्रारंभ की, आज किसान को डायरेक्ट बेनिफिट प्रारंभ हुआ है। किसान के लिए हर दृष्टि से अगर कहें तो आज किसान रेल प्रारंभ करना हो, किसान रेल प्रारंभ हुई है। कोविड के समय में लॉकडाउन था पूरे देश के अंदर, लेकिन देश के अंदर लॉकडाउन होते हुए भी किसान ने सबसे ज्यादा, किसान को उस लॉकडाउन के दौरान भी ये रखा गया कि किसान अपने उत्पादन को मंडी खेत के अंदर उसकी फसल थी, छूट दी, मजदूरों की फसल समय पर काटे, बाहर से उत्पादन अगर कोई मशीनरीज आती है तो उसको आने की छूट रखी गई कि कहीं पर भी किसी भी राज्य के अंदर कोई भी काटने वाली मशीन ले जा सकते हैं, ला सकते हैं। किसान का उत्पादन किसी मंडी में जा सकता है, बेच सकता है, मंडियों को खुला रखा गया। और इस तरह से ट्रांसपोर्टेशन के अंदर पूरे एक सिस्टम पूरे के किसान का उत्पादन सही समय पर कटा। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि किसानों का उत्पादन पिछले साल की बनिस्बत इस बार 44% अधिक फसल हुई, जिसकी वजह से किसान के लॉकडाउन का भी उनके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ा। और उस बीच में सम्मान निधि के तौर पर भी 2 बार किस्त पहुंचाने का प्रधानमंत्री जी ने काम किया। तो जो प्रधानमंत्री जी देश के किसान के लिए इतना कर रहे हैं, तो मैं सोचता हूं कि ये आने वाले समय में निश्चित रूप से किसान के लिए तीनों बिल एक वरदानकारी साबित होंगे और किसान का जीवन बेहतर होगा और किसान आजाद होगा और किसान आत्मनिर्भर बनेगा। और किसान आत्मनिर्भर बनेगा तभी हमारा देश आत्मनिर्भर होगा। इस दृष्टि से ये तीनों कानूनों का आज पूरे देश के अंदर स्वागत हो रहा है। निश्चित रूप से मैं किसान भाइयों से भी कहूंगा कि इनके बहकावे में न आकर सिर्फ अपने ऐसे देश के अंदर जैसा कि किसानों के लिए काम करें। और मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं कि आज जिस तरह से विपक्ष में कुछ ऐसे नेता जो राष्ट्रीय नेता अपने आप को समझते हैं और वो जाकर वहां पर ट्रैक्टर के ऊपर बैठ जाते हैं, जो ट्रैक्टर कभी, मैंने ऐसा मेरे जीवन में तो खुद किसान रहा हूं, मैंने ऐसा कोई ट्रैक्टर नहीं देखा जिसके गद्दे लगे हुए हों, लेकिन वहां जाकर उसके ऊपर बैठकर और फोटो खिंचवाना और किसान की बात करना, जिनको ये पता नहीं कि आलू और दाल और मूंग और मोठ में अंतर क्या, वो पता नहीं, वो चीज वो लोग किसानों को भड़काने का काम कर रहे हैं। और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जिस तरह से राहुल गांधी जी ने किसानों को भड़काने का काम कर रहे हैं, मैं बचपन से खेती करता हूं, मेरे से ज्यादा मैं सोचता हूं कि आप भी किसान हैं, आप सभी किसान परिवार से आते हैं और मैं भी किसान हूं। मैं जब खेत के अंदर मैं पैदा हुआ तब भी से ही खेत के अंदर काम, तब से मुझे पता है कि खेती कैसे होती है। और मैंने बचपन में हाल के ऊपर, बैलों के ऊपर खेती की है, मुझे इस चीज का पता है कि कहाँ मंडी के अंदर क्या प्रॉब्लम आती थी। और हमारे प्रधानमंत्री जी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि जो राहुल गांधी जी ये कहते हैं कि उनको मैं ये कहना चाहूंगा कि जब किसान को आपकी किसानी की जानकारी नहीं है तो किसानों को भड़काने का काम क्यों कर रहे हैं। जब